हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वायर एंड केबल्स को थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ इस सेक्टर को मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज़ अगेन बहुत सारा टेलविंड है यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वायर एंड केबल्स में, तो ऑब्वियसली वो तो पॉलीकैब, केईआई ये सभी हैं। तो दोनों का मुझे लगा दोनों का रिजल्ट आ चुका है और ये लीडर्स हैं, ये डिसाइड करती हैं कि मार्केट में डिमांड कैसी है, ग्रोथ कैसी है एनवायरनमेंट में। तो उस चीज़ से हमको पता चलेगा पॉलीकैब और केईआई के रिजल्ट को देख के कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में ओवरऑल क्या चल रहा है। बाकी कंपनीज तो इधर उधर अपना कर लेंगी, लेकिन जो लीडर्स हैं उनके रिजल्ट को देख के हमें पता चलता है डायरेक्शन क्या है, टेलविंड कितना है और कितना नहीं है। तो की हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे तो टॉप लाइन अगर हम पॉलीकैब की बात करेंगे तो 20% से ग्रो किया है। इनफैक्ट केईआई का भी जो टॉप लाइन है वो 20% से ग्रो किया है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ ओवरऑल, अगर मुझे ऐसे ही बताना पड़े तो मुझे पॉलीकैब का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव को भी, आइसोलेशन में दोनों का रिजल्ट अपनी जगह ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है एज सच। केईआई के केस में आपको दिखेगा कि जो ईपीसी का बिजनेस का जो सेगमेंट है वो काफ़ी डिग्रो हुआ है 60% के अराउंड। बट मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें जो मैनेजमेंट है उसने उन्होंने बताया है कि वो 60%, बिकॉज अब अगर आप के को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये लगातार अपने ईपीसी वाला जो डिवीजन है वो कम करते जा रहे हैं, और उस वजह से बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। जो उनका गाम्बिया में प्रोजेक्ट चल रहा था, अगेन वो सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वैल्यूएशंस वाइज मुझे अब पॉलीकैब जो है वो अब ठीक लगने लगा है। अभी भी ऑन द हाई साइड वैल्यूएशंस, बट मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट कर रहा है कि मे बी अभी ये 40 के नीचे अगर मिलना शुरू हो जाए तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करने की, टॉपअप करने की, जो भी आप कहें। अगेन नो रिकमेंडेशन, नो प्लीज़ डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। मैं ऐसा एनालिस्ट नहीं हूँ जो आपको ये चीप रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता हूँ। मैं सिर्फ अपना आपको ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो चलो, रेवेन्यू हमने टॉप लाइन देखी। अगर मैं क्यू की बात करूं पॉलीकैब में, तो अगेन वहाँ पे थोड़ा सा एक आपको 5% का क्यू में डिक्लाइन दिखेगा रेवेन्यू में। लेकिन अगेन जैसे मैं पिछली बार वीडियो में भी बताया था कि हर कंपनी से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इवन दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी बिकॉज इतना सारा टेलविंड है तो इसको करना चाहिए था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन तो नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये एक चीज़ नेगेटिव यहाँ पे हो सकती है। बाकी अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, देखो इन्होंने क्या Q3 का भी दिया हुआ है और साथ में साथ इन्होंने 9 मंथ का भी दिया हुआ है। ये जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं ना, जो वायर एंड केबल्स पर्टिकुलरली अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये 9 मंथ का भी अपना दे के चलती हैं साथ में। तो 9 मंथ में अगर रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी 24% से ग्रो किया है। अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा। अगर इनकी प्रोजेक्ट लीप की, चलो वो आगे बात करते हैं। ऑपरेटिंग एबिटा आप देखेंगे 26% से है। तो ऑपरेशनली अगर मैं देखूँ तो इनको लेवरेज मिला है, लेकिन पैट में आते आते वो लेवरेज गायब हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो अगर क्यू की मैं बात करूं तो 14% से जो ऑपरेटिंग इनका जो प्रॉफिट है, जो एबिटा है, वो 14% से इंक्रीज़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर 26% से इंक्रीज़ हुआ है। दोनों ही अच्छी चीज़ है, ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। 9 मंथ का भी इनका 12% से वाई एबिटा इंक्रीज़ हुआ है। कम है लेकिन ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गंदी बात नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सप्रेशन नज़र आएगा, बिकॉज अगर आपका एबिटा इंक्रीज़ हुआ था 26% से, तो पैट मार्जिन्स आपका थोड़ा ज़्यादा, इफ़ नॉट मोर तो 20% तो आप इंक्रीज़ कर सकते थे पैट। बट अगेन इनका आपको समझना पड़ेगा कि जो इनका एफएमईजी वाला बिज़नेस है, बिकॉज केईआई के, और इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो केईआई का कोई एफएमईजी वाला बिज़नेस नहीं है, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें फैंस बनाते हैं, हीटर्स बनाते हैं, सोलर इन्वर्टर्स बनाते हैं, स्विच गियर्स बनाते हैं, स्विचेस बनाते हैं। तो वहाँ और कंड्यूट पाइप्स वगैरह बनाते हैं। तो वहाँ पे अभी ये ब्रेक इवन भी नहीं इन्होंने किया है, ये लॉसेस दिखा रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली जो इनके लॉसेस हैं उस सेगमेंट में वो कम हो रहे हैं। आगे जाके चलो उसकी बात करते हैं। ये जो मैंने की हाइलाइट्स बताई ये कंसोलिडेटेड लेवल पे है। अब हम एक एक बिजनेस सेगमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नहीं, अभी एक बार ये आप देख भी लो कि 9 मंथ रेवेन्यू का जो इन्होंने डिस्कशन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। रोबस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस बिजनेसेस helped the company register its highest ever third quarterly revenue. 9 month revenue surpassed the milestone of 150 billion फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो रेवेन्यू फ्रंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आप इनका प्रोजेक्ट लीप भी देखेंगे जो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले शुरू किया था, तो उनका ये था FY26 में आते आते हम एनुअली 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लेकिन वो अभी ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जिस स्पीड से ये चल रहे हैं। तो FY25 ख़त्म होते होते इस साल ये मुझे लगता है कि 20,000 तो कर ही देंगे।
अगर बहुत ही ज़्यादा बेयर केस भी सिनेरियो लिए तो बिकॉज Q4 बहुत अच्छा होता है वायर एंड केबल कंपनी के लिए, और 20,000 तो मतलब ये डेफिनेटली वाली चीज़ हो गई। अगेन डेफिनेटली 100% तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कॉमन सेंस भी यूज़ किया जाए तो लॉजिकली मुझे लगता है कि ये 20,000 करोड़ तो आराम से इस साल क्रॉस कर देगी। अपना जो प्रोजेक्ट लीप का इन्होंने गाइडेंस दिया था उसको एक साल पहले इन्होंने अचीव कर दिया है। ठीक है, एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव्ड 70 बेसिस पॉइंट्स वाई एंड 230 बेसिस पॉइंट्स क्यू टू 13.8। एबिटा मार्जिन 13.8 पे आ गए हैं। दिस वाज अ पॉजिटिव सरप्राइज। ठीक है, रेवेन्यू फ्रंट में तो कंपनी ने उतना ही ग्रो किया जितना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रेवेन्यू मार्जिन फ्रंट पे ऑपरेशनल जो इनका मार्जिन है वो 13.8 पे आ गया है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो इसीलिए भी आया है बिकॉज इनका FMEG के जो लॉसेज हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, और एक साल के अंदर मैनेजमेंट का ये मानना है कि वो लॉसेज जो हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस कंपनी अपने FMEG वाले सेगमेंट में ब्रेक इवन कर जाएगी। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है वो आपके रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। तो उसके बाद जो आप कमाते हैं वो जो भी आप जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू में वो आपका प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी ऐसे सेगमेंट के लिए जो कंपनी नया शुरू कर रही है और शुरुआत में लॉसेज आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको बैठाना है, मार्केटिंग आपको करनी है, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कम प्रोडक्शन में डाइवर्सिफाई होती है रादर देन अगर आपका हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो वो ज़्यादा पूरे ज़्यादा प्रोडक्शन में स्प्रेड आउट होती हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट वहाँ पे कम होती हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। लेकिन अभी इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतना नहीं है। 40 to 70% कंपनी बताती है FMEG सेगमेंट में, बट वो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके है। ठीक है, अभी पैट फॉर द क्वार्टर रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 11% YOY इन स्पाइट ऑफ कंप्रेशन इन पैट मार्जिन्स। जो मैंने आपको बताया कि पैट मार्जिन्स में इनके कंप्रेशन है, दैट वाज अ नेगेटिव थिंग, बट अगेन वो चलता ही आ रहा है ये सब तो, बिकॉज FMEG आज से लॉसेस में नहीं है। FMEG आज से इन्होंने शुरू नहीं किया अपना सेगमेंट, वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है, ये हम कह सकते हैं, बट स्टिल इन लॉसेस। अभी आप ऊपर अगर ग्राफ्स देखेंगे तो इन्होंने Q3 FY24, Q2 FY25 और Q3 FY25 को कंपेयर किया है। मीन्स QOQ भी कंपेयर किया है, YOY भी कंपेयर किया है, उसके बाद इन्होंने 9 मंथ FY24 और 9 मंथ FY25 भी दिया है। तो आप ये पॉज करके देख सकते हैं, ब्रैकेट्स में जो ऊपर लिखा है मार्जिन्स हैं, अगर आप एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो वो 13.8 पे चले गए हैं, वो अच्छी बात है। पिछले साल अगर Q3 FY25 4 की मैं बात करूं तो 13.1 पे थे, अभी 13.8 पे हो गए हैं। पैट मार्जिन्स कम हुए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। 9.6 के पैट मार्जिन से आज से एक साल पहले, और इससे पहले वाले क्वार्टर में वो 8.1% थे और इस बारी वो 8.9% हो गए हैं। अगर आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर पैट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अगर वाई हम चेक करेंगे तो डिक्रीज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बिज़नेस का परफॉर्मेंस अच्छा ही लगा है। स्लो डाउन इन वायर्स बिजनेस मॉडरेट्स सेगमेंट ग्रोथ। अभी क्या है, इनका वायर एंड केबल का ये कंबाइंड एक सेगमेंट में रिजल्ट निकालते हैं, उसको एक ही सेगमेंट मानते हैं। तो उनके केबल वाले सेगमेंट में तो डिमांड बहुत है, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल केबल की डिमांड जो भी कंपनी मैंने डिस्कस करी है आपको हमेशा यही बताया कि इंस्टीट्यूशनल केबल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज हो, लो टेंशन केबल्स, इनफैक्ट जो डेल्टन केबल्स जो बनाती है लो टेंशन केबल्स, उसमें भी ज़्यादा डिमांड है। तो अभी जो लोअर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, लोअर मार्जिन वाली कंपनीज हैं जो लो वोल्टेज वाले सेगमेंट को केटर करती हैं, कुछ भी बनाए चाहे स्लो वोल्टेज वाले सेगमेंट में, वहाँ मार्जिन्स कम होते हैं। मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन अभी इतना टेल विंड है सेक्टर में कि लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में, विच मीन्स लो वोल्टेज वाले प्रोडक्ट्स में, चाहे वो वायर्स हों, पैनल्स हों, ट्रांसफॉर्मर्स हो, कुछ भी हो, कंडक्टर्स हों, वहाँ पे आपका डिमांड इतना ज़्यादा है कि ग्रोथ आ ही रहा है। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में भी डिमांड ज़्यादा है, उसमें मार्जिन्स भी ज़्यादा हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज you should I prefer companies that have a higher margins, which means जो हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के सेगमेंट को भी केटर करती हैं, और ये कंपनी करती है। तो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले पॉइंट्स। डिमांड फॉर केबल्स रिमेंड हेल्दी ड्यूरिंग द क्वार्टर, जो जैसे मैंने आपको बताया। हाउएवर डाउनवर्ड ट्रेंड इन कॉपर प्राइसेस कंबाइंड विद हाई चैनल इन्वेंट्री ऑफ वायर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, जो मैंने आपको, मैं इसके लिंक में आपको पिछला वाला भी वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है पॉलीकैब क्या करती है क्या नहीं करती है, और सेम चीज़ पहले भी हुई थी। यही रीजनिंग थी मैनेजमेंट की कि कॉपर प्राइसेस और एल्यूमिनियम प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के कारण इन्वेंट्री का इनको जो इनका डी स्टॉकिंग था चैनल में वो हो रहा था, इसीलिए ग्रोथ स्लो डाउन था वायर्स वाले सेगमेंट में। अब केबल्स और वायर्स में ये फ़र्क हो जाता है मोटा माटी, नॉट ऑलवेज। केबल्स आप मोस्टली इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं, राइट, लेकिन जो वायर्स होती है वो हम जैसे लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो वायर्स वाला वो डिवीजन है जो रिटेल वायर्स आप कह सकते हैं, कि जो रिटेल हम जैसे लोग जो वायर्स खरीदते हैं दुकानों में से जाके, डीलर्स के पास जाके।
तो वो आपको देखना है। अभी क्या लिखा है, पिकअप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पेस, कंटिन्यूड मोमेंटम इन रियल स्टेट एंड ट्रेंड इन कमोडिटी प्राइस मूवमेंट विल बी की मॉनिटरेबल फॉर द नियर टू मीडियम टर्म। जो मैंने आपको बताया, अभी मैंने ट्रिल के मैनेजमेंट को सुन रहा था, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पहले मैंने बना दिया था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिट करने का। जैसे ही मिलेगा मैं वो डाल दूंगा वो वीडियो भी। अ, लेकिन अगर मैं ट्रिल के मैनेजमेंट की बात करूं तो वहाँ पे उन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन नहीं है, एज सच कोई उनको नहीं लगा है। लेकिन पॉलीकैब का अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था इनके मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे उनको उन्होंने ये चीज़, आई वोंट से कि उन्होंने कहा है स्लो डाउन है, बट उन्होंने ये चीज़ कही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो पिकअप होगी, बट वो नहीं हुई है, वो स्लो में है। और प्राइवेट के जो केपेक्स है वो भी अभी उतना नहीं बढ़ा है। तो वो अगेन जैसे कंपनी ने लिखा है वही मैनेजमेंट ने बताया भी कि वो सब चीज़ें की मॉनिटरेबल रहने वाली हैं। तो उस चीज़ पे आपको देखना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे आके कह रहा हूँ बहुत टेल विंड है, बहुत टेल विंड है, बहुत टेल विंड है, उससे कुछ होएगा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कंसिस्टेंटली कि जो एटलीस्ट जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं 50,000 करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर जो कंपनीज़ है, मैं उन्हें बड़ा ही मानता हूँ। 50-60,000 करोड़ से ऊपर उनको देख के हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है इंडस्ट्री में। तो वो सिर्फ मेरे कहने पे आप ये चीज़ मत इसको फेस वैल्यू पे मत लेना कि टेल विंड्स चल रही हैं, बिकॉज बहुत सी ये चीज़ें डायनेमिक होती हैं। मैं यहाँ पे आके टेल विंड कह दिया और फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि टेल विंड चले जाएगा, चला जाएगा, चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मैनेजमेंट को कंसिस्टेंटली सुनना पड़ेगा कि वो अपना कमेंट्री चेंज कर रहे हैं या बुलिश उनका कमेंट्री हो रहा है या फिर बेयरिश हो रहा है या फिर न्यूट्रल है, उस हिसाब से आपको भी देखना पड़ेगा। बाकी मार्जिन्स रोज 120 बेसिस पॉइंट्स QOQ टू स्टैंड एट 13.5। अभी ये सिर्फ 13.8 मार्जिन मैंने ऊपर बताए थे, लेकिन वो कंसोलिडेटेड लेवल पे था, उसमें सारे बिजनेस सेगमेंट्स मिला के मैंने वो मार्जिन्स बताए थे। लेकिन अगर मैं सिर्फ वायर और केबल्स का बताऊं तो 13.5 का अभी मार्जिन्स हैं और कंपनी का गाइडेंस रहता है 11 to 13%। तो ऑब्वियसली अपने मार्जिन्स को इसने सरपास किया है वायर एंड केबल वाले बिजनेस में, वो अच्छी बात है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। Normalization of margins in the wires business and increase in contribution from the international business drove margin improvement। इसको तो क्या ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, समझ ही गए होंगे आप। अभी हम आते हैं FMEG वाले सेगमेंट में, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आप 2 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन पे देख लो पॉज करके, फिर मैं इसके रिजल्ट्स पे आता हूँ इस सेगमेंट के। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, इनका ये सेगमेंट जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन वो अगेन इन्होंने नया स्टार्ट किया था तो लॉसेस में है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। FMEG बिजनेस रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 45% YOY, लेकिन लोअर बेस पे है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। एल्बीट ऑन द लोअर बेस, जैसे इन्होंने लिखा है। Robust execution of the strategic roadmap translating into continued revenue expansion। जैसे मतलब जो चीज़ मैंने बताई कि जो उन्होंने प्लान बनाया था उसके हिसाब से वो सही कर रहे हैं। बिकॉज इनको ना बहुत सारा लॉसेस हुआ था लाइट्स वाले सेगमेंट में, ल्यूमिनरीज वाले सेगमेंट में, बिकॉज चाइना की वजह से जो डंपिंग हो रही थी या और भी बहुत सारे रीजंस थे, उसकी वजह से कंटिन्यूसली प्राइस इरोजन हो रहा था लाइट्स वाले सेगमेंट में। तो उसको भी कंपनी ने अभी इस बार ही कहा है चलो मैं आगे बताता हूँ उसको। दिस क्वार्टर विटनेस्ड रोबस्ट ग्रोथ अक्रॉस ऑल मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे मैंने आपको बताया फैंस हैं, जो आपने इससे पहले वाली स्क्रीन पे देखा होगा। फैंस कंटिन्यूड इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एज प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी कंटिन्यू टू यील्ड सक्सेस। ठीक है। और आफ्टर मैनी क्वार्टर्स ऑफ डी ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूड प्राइस इरोजन, द लाइट्स एंड ल्यूमिनरीज सेगमेंट रजिस्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ फेस्टिव डिमांड एज वेल एज एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। जो मैंने आपको बताया था बहुत टाइम से इनको तो कहीं पे एक बारी जैसे कहते हैं ना क्रेडिट लॉस भी, क्रेडिट तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, इन्होंने एक कंपनी खरीदी थी, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं भूल गया हूँ। अगेन मैंने डिस्कस किया हुआ है उस चीज़ को, इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, वो कंपनी का बिल्कुल जो जिसे आप कहेंगे बुक वैल्यू कहें या फिर नेट वर्थ जो था, बिल्कुल इरोड होता रहा। तो इनको भी उसमें काफ़ी लॉसेज हुए थे। नॉट रियली श्योर अबाउट द नंबर, बट आई थिंक 10-15 करोड़ के वो लॉसेस थे, इनको लाइट्स वाले सेगमेंट में हुए थे। वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको पॉलीकैब के बारे में, और KEI का भी मैं एक बार ही लिंक डाल दूंगा। तो पिछले क्वार्टर्स में क्या हुआ था, कंपनी करती क्या है, केपेक्स के कहाँ प्लान है, कहाँ कहाँ इसको केपेक्स करना है, कहाँ कहाँ इसका प्लान बन रहा है, वो सब डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। तो वो वीडियो इसके बाद चाहे आप देख लें या इससे पहले भी देख लें, इट डजेंट रियली मैटर, बट दोनों को देख लेना। क्लब करके दोनों को देखोगे तो इनसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। वो चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर क्या है, स्विच गियर्स, कंड्यूट पाइप्स एंड फिटिंग्स एंड स्विचेस टू डिलीवर्ड हेल्दी ग्रोथ ड्रिवन बाय सस्टेन डिमांड फ्रॉम रियल स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जो स्विच गियर वाला सेगमेंट है इनका,
और स्विच गियर वाला जो बेसिकली पर्टिकुलरली सेगमेंट है वो काफ़ी हाई मार्जिन है, तो इसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और फैंस में भी प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल एज इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्ड इन कर्टेलिंग लॉसेज फॉर द क्वार्टर। लॉसेज कम करने के लिए बेसिकली उन्होंने अपने ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसको कम किया, और जो भी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिए थे उसकी वजह से कॉस्ट कम हुई, तो लॉसेज कम हुए। अभी प्रॉफिट में नहीं आए हैं, लेकिन जब इनका सोचो आप, जब इनका ये जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है वो प्रॉफिट में आएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। और उसमें ये सस्टेन्ड कह रहे हैं कि हम अभी नहीं बट ओवर ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ये अपना गाइडेंस का रेंज बता रहे हैं एफएमईजी वाले सेगमेंट में, वो बता रहे हैं 8 to 10% का, और वो काफ़ी हेल्दी, मैनेजमेंट का कहना है कि इट इज़ वो हेल्दी मार्जिनस है इवन इफ़ यू कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री मार्जिनस। और वायर एंड केबल में मैंने आपको बताया 11 to 13% का इनका गाइडेंस रहता है। अभी आते हैं अदर्स में। अदर्स सेगमेंट तीसरा सेगमेंट है ईपीसी का। ये पॉलीकैब और केईआई में एक ये भी फ़र्क है। एक तो ये फ़र्क है कि एफएमईजी वाला जो सेगमेंट है वो केईआई का नहीं है। केईआई बस वायर्स में है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील हो, हाउस वायर हो, वाइंडिंग वायर हो जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह में जाती है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का है, लो वोल्टेज का है, वो वायर में ही बनाती है। ईपीसी का उसका काम था गाम्बिया में, जो वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव के अंदर चल रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी इन्होंने एक्सपोर्ट जाता था केबल्स का, ईपीसी का केईआई में। लेकिन केईआई ने पिछले काफ़ी टाइम से कह रही है कि जो ईपीसी वाला सेगमेंट है वो कम कर रहे हैं, ग्रेजुअली कम कर रहे हैं। और लेकिन पॉलीकैब में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीकैब काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस कर रही है ईपीसी में भी, बिकॉज़ क्या होता है, पॉलीकैब जो चीज़ें बनाता है, सपोज़ पॉलीकैब ने ऑर्डर लिया ईपीसी के काम का, तो जो केबल्स लगेंगी, अगर किसी कुछ ऐसा काम लिया है जहाँ पे एफएमईजी वाले प्रोडक्ट्स लगने हैं, तो ये अपने ही प्रोडक्ट वहाँ से इसके निकल जाते हैं, बिक जाते हैं, ये बेच देती है। ईपीसी का काम भी कर लेती है और अपने जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी का पिछले बारी कहना ये भी था मैनेजमेंट का कि हम ईपीसी का वही काम लेते हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ होंगे। तो ऐसे फालतू कोई ईपीसी का काम नहीं लेती, बिकॉज़ ये ईपीसी कंपनीज़ नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। काम ईपीसी का वो तभी लेंगे जब उनका जो प्रोडक्ट वो बन रहा है वो बिकने के चांसेस उसमें ज़्यादा हों, वही प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो इसमें मार्जिन्स इनका बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। नॉट इन ईपीसी बट ओवरऑल, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। ईपीसी का भी इनका बहुत अच्छा मार्जिन था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है उनका, एज़ पर देयर गाइडेंस कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, तो वो भी चीज़ देख लेते हैं। अदर सेगमेंट लार्जली कंप्राइजेज ऑफ आर ईपीसी बिजनेस। बाय द वे पिछले जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है उसमें आप देख लेना, मैं दिखाना भूल गया हूँ, एक बार उसको चलो दिखा लेते हैं। आप देखेंगे कंसिस्टेंटली जो लॉसेज हैं, आप एबिट पे आओ इस टाइम पे, दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, रेवेन्यू और एबिट। एबिट पे आओ, -12.7 से -6.5 हुए मार्जिन्स, फिर -3 हुए, तो वो अगेन पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जा रहे हैं। -365 मिलियन मीन्स अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 36.5 नेगेटिव में Q3 FY24 में इनका एबिट था, फिर -25.2 हुआ, अभी -12.6 हो गया है। काफ़ी अच्छा मीन्स अच्छा, नॉट इन द सेंस कि ये नेगेटिव लॉस जनरेट कर रहे हैं तो मैं अच्छा कह रहा हूँ, नहीं, बिकॉज नया सेगमेंट है उसमें लॉसेस आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली इनके लॉसेस कम हो रहे हैं और वो धीरे धीरे पॉजिटिव में गेंस में भी बदल जाएगा। और ईपीसी की चलो कंटिन्यू करते हैं, मैं भूल गया तो इसीलिए दिखाया था मैंने। दूसरा पॉइंट देखते हैं ईपीसी वाले में। रेवेन्यू फॉर Q3 FY25 ग्रू बाय 111% विद 9 मंथ FY25 ग्रोथ है 200%, बट ये छोटा सेगमेंट है, इतना कोई, अगर इसमें 300% की भी ग्रोथ होगी तो बहुत ज़्यादा पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आएगा कंपनी को। रोबस्ट execution of the EPC order book led to strong growth during the quarter. Segmental EBIT for the quarter grew by 37% YOY with EBIT margins at 11.3%. अब देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, annual sustainable operating margins in this business is expected to be in high single digits over medium to long term. अब आप ऊपर वाला ग्राफ चेक करो, एबिट वाला जो इन्होंने दिया है उसमें बॉक्सेस चेक करो। Q3 FY24 में जो ईपीसी के मार्जिन से एक्सट्रीमली हाई, एक्सेप्शनली हाई भी इसको कह सकते हैं, 17.4% के, फिर वो 11.8% पे Q2 FY25 में थे, Q3 FY25 में आते आते वो 11.3% के हो गए। नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं है, कम हो रहे हैं, एक नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है इसको लेके, लेकिन कंपनी का ये जो आप लास्ट लाइन देखेंगे ना,
कि एनुअल सस्टेनेबल मार्जिन एक्सपेक्टेड टू बी इन हाई सिंगल डिजिट, वो बहुत पहले से इनका ये कहते आ रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू। तो धीरे धीरे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन्स इसी लेवल पे रहेंगे या फिर 8 9 10% के उस लेवल पे आ जाएंगे ईपीसी के मार्जिन्स। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर वैल्यूएशंस की मैं बात करूँ तो मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर रहा है स्टॉक को, पूरे मार्केट ही करेक्ट हो रहा है बेसिकली। तो अगर ये मैं अगेन नो रिकमेंडेशन, बहुत चीप हरकत लगती है मेरे को रिकमेंडेशन वाली, वो तो मेरा कुछ नहीं है। लेकिन इतना हाँ आपसे कहूँगा कि अगर 40 के उस पे आपको मिलता है, बिकॉज लीडर है, बहुत कुछ है 40 के, उसमें मेरे को कंफर्ट थोड़ा आ जाएगा कि 40 के पीई के नीचे पॉलीकैब मुझे मिल गया है। बाकी आप एक और चीज़ देख लेते हैं, इनका प्रोजेक्ट स्प्रिंग है। नेक्स्ट इन्होंने प्रोजेक्ट लीप इससे पहले निकाला था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। गाइडेंस था 20,000 करोड़ का FY26 में, और वो FY25 में ही क्रॉस कर देंगे। तो अभी आप देखो प्रोजेक्ट जो इन्होंने स्प्रिंग निकाला है, उसमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा वायर एंड केबल बिजनेस होगा वो हमारा 1.5x से ग्रो करेगा इंडस्ट्री से ज़्यादा। मीन्स इंडस्ट्री अगर 1 पे ग्रो करिए तो हमारा 1.5x पे ग्रोथ होगी वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में। FMEG वाले सेगमेंट में 1.5 टू डबल ग्रो भी कर सकते हैं इंडस्ट्री से। कैश कैश फ्लो का गाइडेंस भी आप देख लो, 6,000 to 8,000 करोड़ का है, बिलियन में है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वायर्स एंड केबल्स का एबिटा कितना रहेगा, 11 to 13% जो मैंने आपको बताया। FMEG का एबिटा कितना रहेगा, गाइडेंस है ये अगेन, ये दिस इज मतलब कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। 8 to 10%। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ये कंपनी का गाइडेंस है 30 से अबव। और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा रहने वाला है, 10% से ज़्यादा। और मार्जिन एक्रेटिव होते हैं जो आपके इंटरनेशनल जो भी आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, और वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो 40 के नीचे मुझे लगता है कि ठीक ठाक ये लुक्रेटिव भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक कंफर्ट मिल जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर दोज जो एवरेज डाउन करना चाहते हैं अपने स्टॉक पे, पॉलीकैब पे। अगेन नो रिकमेंडेशन नहीं, वो सब मुझे बहुत ही बकवास चीज़ लगती है। अभी हम आते हैं KEI पे आते हैं। KEI पे चलो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं KEI की। अगेन बिजनेस में डिफरेंस क्या है, इसका FMEG वाला सेगमेंट नहीं है, और EPC का जो इनका जो ऑर्डर बुक थी या फिर EPC का जो इनका सेगमेंट था, उसको एक कंसिस्टेंटली, और अभी तो जो आप देखेंगे 60% का डी ग्रोथ हुआ है इनका EPC वाले सेगमेंट में। बट मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि वो प्लान्ड है, इट्स नथिंग, मतलब वो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, इट वॉज प्लान्ड। और कंपनी कह भी रही है कि हम अब साल में सिर्फ एक ही ऑर्डर लेते हैं EPC का, जो हाई मार्जिन हमको कहीं कहीं पे मिल जाए, हम ख़त्म नहीं करेंगे EPC की बुक, लेकिन वो हम एक ही ऑर्डर लेंगे। 400 to 500 करोड़ का पूरे साल में इनका रेवेन्यू रहेगा EPC से, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो रेवेन्यू देखें, अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू Q3 FY24 से अगर YOY चेक करेंगे तो 20% से बढ़ा है ऑलमोस्ट, जैसे ही मैंने आपको बताया था पॉलीकैब का भी 20% से अराउंड बढ़ा था। और अगर QOQ भी आप देखेंगे तो 8.23% से बढ़ा है। जैसे पॉलीकैब में डी ग्रोथ आया है QOQ, इसमें डी ग्रोथ नहीं हुआ है, ये कंपनी ये ग्रो ही करा है। ठीक है, अभी आप दूसरी चीज़ देखेंगे जो थोड़ी सी आपको ख़राब लगेगी यहाँ पे, बट आप क्वार्टर के एबिटा मार्जिन पे स्टक मत हो जाना, 9 मंथ्स का भी आप चेक करना। ठीक है, अगर एबिटा की बात करूँ 11.25% YOY, कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, नथिंग। जैसे पॉलीकैब में लेवरेज मिला था, ऑपरेटिंग लेवरेज 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ था, तो एबिटा हुआ था 25-26% से, जो मैंने आपको बताया। इसमें तो 20% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, लेकिन जो आपका एबिटा है वो सिर्फ 11.25% से ग्रो हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बात नहीं है। और QOQ देखेंगे तो 7.13% से ग्रो हुआ है। अगर आप ऊपर ब्रैकेट में जो मार्जिन लिखे हैं, मार्जिन इनके डिक्लाइन हो रहे हैं। देखें Q3 FY24 में 11.11% से, क्वार्टर टू FY25 में भी 10.42% से अब और कम हो गए। YOY तो कम हुए ही हैं, लेकिन QOQ भी मार्जिन्स कम हो गए हैं। अगेन बैड होता ही है, अगर मार्जिन्स कम हो गए हैं तो बैड होता ही है, लेकिन इट डजंट मीन कि यार आपका कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है। अगेन नो रिकमेंडेशन, इट डजंट मीन कि मार्जिन कम हो गए हैं तो आप स्टॉक से निकल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। आप उसको आगे पीछे देखो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, आप हर क्वार्टर के मार्जिन पे स्टक हो सकते हैं या नहीं। एक ट्रेंड में आपको एक, जब आपके सामने एक विजिबली आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तब आपको कुछ देखना है कि हाँ क्या दिक्कत है, या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री। और KEI अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप पैट देखेंगे, बट वैल्यूशंस बहुत हाई हैं इस बिज़नेस के, इस रिजल्ट के हिसाब से तो बहुत हाई हैं, इसीलिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा रिजल्ट। पैट आप देखेंगे तो पैट मार्जिन्स में भी आप देखेंगे दोनों YOY लेवल पे भी और पैट लेवल पे भी डिक्लाइन हुआ है। मार्जिन्स की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्रैकेट्स में लिखा है परसेंटेज वाइज, जो मार्जिन्स हैं। तो आगे आप नीचे वाला जो इन्होंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं आप पढ़ लो, मैंने वैसे भी आपको ग्राफ में देख के बता दिया। अब 9 मंथ्स के हाईलाइट देखो तो 17.6% से रेवेन्यू बढ़ा है, 15% से एबिटा बढ़ा है, पैट बढ़ा है 13% से। तो नो ऑपरेटिंग लेवरेज, कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है यहाँ पे।
एबिटा की भी अगर आप बात करेंगे 9 मंथ के मार्जिन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो एबिटा मार्जिन्स भी 10.84% से 10.64% आ गए हैं। पैट मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो पैट मार्जिन्स में भी एक डिक्लाइन आया है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है यहाँ पे बिज़नेस का, अनटिल और अनलेस आप श्योर हैं या नहीं है कि आप यहाँ की मैनेजमेंट यहाँ से बिज़नेस को बढ़ा पाएगा। नमस्ते अंकल। तो केबल्स एंड वायर्स का इंस्टीट्यूशनल आप बिज़नेस देखो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वायर एंड केबल से ये बहुत सारा ये पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये आप यहाँ पे पॉज करके एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइड में लिखा है Q3 FY25 में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का आप देख सकते हैं 196 करोड़ का Q3 FY24 की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का आप इसको परसेंटेज वाइज में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट कितना रहा होगा, डोमेस्टिक कितना रहा होगा। तो अभी आप Q3 FY25 में आप देखेंगे दोनों जगह अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, एक्सपोर्ट में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और डोमेस्टिक सेल्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, अभी आप देखो टोटल उसी के नीचे ये साइड वाला तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि PY का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर। इस कंपनी के हिसाब से, इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से EHV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो मैंने आपको बताया। और तो आई थिंक आप समझ ही जाओगे सब कुछ। यस, तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स आप देखो, अगेन मैंने KEI का भी आपको बताया, पॉलीकैब का भी बताया, केबल एंड वायर का सेम इनका बिजनेस रहता है कि कुछ केबल्स जो होती हैं वो जाती हैं, जैसे अब वाइंडिंग वायर्स वगैरह हो गई, ये आपकी इंस्टीट्यूशनल वगैरह में जाएंगी, स्टेनलेस स्टील वायर इंस्टीट्यूशनल। लेकिन आप KEI जो बनाता है हमारे घरों के लिए भी वायर्स बनाते हैं, जो रेजिडेंशियल में जाती है, रियल स्टेट में जाती है, तो दोनों का है। तो यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है पर्टिकुलर जिसमें लिखा हुआ है तो टोटल इंस्टीट्यूशनल सेल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट है। तो इंस्टीट्यूशनल के लिए ये डीलर्स के साथ का सेल का भी इन्होंने नंबर यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे। इसमें इस टेबल में वो इंक्लूडेड नहीं है, तो आप देख सकते हो किस क्वार्टर में सेल इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप सब देख सकते हो। आपको इंक्रीज़ ही दिखेगा सेल में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रेवेन्यू फ्रंट में दोनों ही कंपनीज़ में। बाकी 9 मंथ FY25 का भी आप देख सकते हो, जो मैंने आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बताया इससे पहले। अगर 9 मंथ FY25 का आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है। अब एक्सपोर्ट में डिक्लाइन क्यों हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि गाम्बिया में जो उनका काम चल रहा था, पिछले साल इनका 150 करोड़ के अराउंड एक्सपोर्ट था गाम्बिया वाले के लिए। लेकिन इस बार कंपनी का ये मैनेजमेंट ने ये बताया कि 10-15 करोड़ का ही रहा है वो, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली EPC के जो काम है वो कम कर रहे हैं। तो वो गाम्बिया में मोस्टली इनका EPC का काम था, तो वहाँ से जो उनको जो पिछले साल 150 करोड़ का एक्सपोर्ट था वो अभी 10 करोड़ का है, तो वो इम्पैक्ट आएगा, वो आपको 9 मंथ वाले में दिख जाएगा। जैसा आप देखेंगे 9 मंथ का एक्सपोर्ट पहले 617 था पिछले साल 9 मंथ में, अभी वो 602 हो गया है। लेकिन जो कंपनसेशन है वो वहाँ पे हुआ है, डोमेस्टिक फ्रंट पे वो इंक्रीज़ हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी केबल एंड वायर का डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन वाला आप देखते हैं, तो सेल्स थ्रू डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 31%। ठीक है, तो डीलरशिप इन बिजनेसेस में आपको ये चीज़ देखनी है कि जितना अच्छा इनका डीलरशिप नेटवर्क होता है, जैसे FMCG में हम बात करते हैं कि जितना अच्छा आपका डीलरशिप नेटवर्क है उतना ज़्यादा आपको रीच मिलता है कस्टमर्स के लिए, और उतना ज़्यादा आपको लाइकली होते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉबेबल होते हैं अपना हाई सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो आपको डीलरशिप पे भी ध्यान देना होता है इन कंपनीज़ के लिए। फिर सेल्स थ्रू डीलर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड अप्रॉक्स 50% ऑफ ओवरऑल सेल इन Q3 FY25 एंड 52% सिर्फ डीलर को, मैंने आपको बताया दो अलग अलग जगह बेचते हैं ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इंस्टीट्यूशनल्स को। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिन्होंने बेचा है उसका कंट्रीब्यूशन हो चुका है 50% इन Q3, और अगर 9 मंथ का हम पूरा देखें तो 52.73%। टोटल एक्टिव वर्किंग डीलर ऑफ द कंपनी कितना आ गया 2060, वो भी आपको देखना है। पिछले क्वार्टर का मुझे ध्यान नहीं है, एक बार वो आप देख लेना, उससे इंक्रीज़ हुआ है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मतलब जब तक ये डीलर का और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे तो अपना रीच नहीं बढ़ाएंगे, इनको नए नए कस्टमर्स को केटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो डीलर का जो काउंट है वो भी आप देख लेना, आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। यहाँ पे नेट मैंने कनेक्ट नहीं किया, वरना मैं ही अभी ऑनलाइन आपको देख के बता देता। तो इससे पहले वाला जो क्वार्टर रहा होगा Q2 का, उसकी PPT में चेक कर लेना, सेम पेज पे आ जाना, चाहे 5th पेज पे आपको मिल जाएगा इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क। तो इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस इट राइट नाउ, मेरे को फ़ोन से अब हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा, फिर वो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। Q3 FY25 में आप देखो साइड में जो रेवेन्यू है सिर्फ केबल एंड वायर बिजनेस का मैं बता रहा हूँ, वो कैसा है, किस हिसाब से है, वो भी आप एक बार देख लो। इंक्रीज़ हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको होनी नहीं चाहिए।
देख लो आप, मतलब अपने हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जोन के हिसाब से भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, ईस्ट में इनका कितना रेवेन्यू रहता है, वेस्ट में इनका कितना रेवेन्यू रहता है, नॉर्थ और साउथ में भी आप बेसिकली देख लेना। मेजरली ये कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं नॉर्थ में और वेस्ट में, तो दोनों मतलब हर जगह ऐसा नहीं है कि कहीं इनका बहुत ही ज़्यादा कम है, हर जगह ओके ओके इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। अभी हम आते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स एंड एसएस वायर में। तो आप सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ईपीसी सेल अपार्ट फ्रॉम केबल की अभी हम बात नहीं कर रहे जो हमने ऊपर करी थी, बट ईपीसी में इनका जो भी सामान जाता है अपार्ट फ्रॉम केबल, उसमें डिक्रीज़ हुआ है 58% का, 60% आप कह लीजिए। तो अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है 60% का डी ग्रोथ, बट वो प्लान्ड था जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंपनी के एग्जीक्यूशन के हिसाब से हो रहा है। नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी को लेके। अगर डी ग्रोथ आ रहा है, कंपनी ने बोला है कि हम डी ग्रो करेंगे, अगर डी ग्रोथ आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अगर कह रही है कि हम ग्रो करेंगे और फिर डी ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। फिर एस एस वायर मीन्स स्टेनलेस स्टील वायर, सेल इंक्रीज बाई 18.7%। मतलब छोटा सेगमेंट है स्टेनलेस स्टील वायर का, बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट सेल ऑफ एस एस वायर इज़ 29 करोड़ इन Q3 FY25 एंड 81 करोड़ इन 9 मंथ। तो मतलब अगेन ये सब आई डोंट थिंक आपको बताने की ज़रूरत है, ये तो आप खुद पॉज करके भी देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेकअप ऑफ प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू भी आप एक बार देख लो। तो Q3 FY25 का लेफ्ट में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में 84 करोड़ इन्होंने कमाया है, हाउस वायर्स एंड वाइंडिंग वायर्स में 716 करोड़, हाई टेंशन में इन्होंने हाई टेंशन वायर्स और हाई टेंशन वायर्स एंड केबल्स में इन्होंने कमाया 560 करोड़, लो टेंशन वाले सेगमेंट में इन्होंने कमाए 993 करोड़, स्टेनलेस वायर में मैंने आपको बताया था कम छोटा सेगमेंट है 54 करोड़ कमाया, और ईपीसी के काम में जो इन्होंने 60 कमाया है। और 9 मंथ में भी आप देख सकते हो, तो आई डोंट थिंक मतलब इसमें कोई बताने की ज़रूरत है। अभी आप देखो पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं इनके, अप्रॉक्सीमेटली 3871 करोड़, बुरा नहीं है, अच्छा है। अगेन मैं लास्ट का भूल चुका हूँ, सेम पेज पे आप चले जाना जो मैंने आपको स्क्रीनर पे बताया, आप देख लेना लास्ट से इसका इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फाइनेंशियल चार्जेस आप देखो, मींस जो उन्होंने इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ द कंपनी इन Q3 वॉज 14.27 करोड़ एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ 10.92 करोड़। तो फाइनेंशियल चार्जेस बढ़े हैं, और अभी वो एज अ परसेंट ऑफ नेट सेल्स कितना हो चुका है 0.58%, पहले कितना था 0.53%। बहुत मतलब ठीक है, बस कंपनी को बताना था, कंपनी ने बता दिया, इसमें कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है ऑब्वियसली, बट कोई नेगेटिव सरप्राइज या फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब डेट भी आप देख सकते हो, अगर आप सीधे नेट डेट ग्रॉस डेट पे आओ, ग्रॉस डेट तो इनको जितना इन्होंने दिखा रखा है उतना है, लेकिन इनके कैश एंड कैश बैलेंसेस इस बारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ जो QIP इन्होंने रेस किया है, अनयूटिलाइज्ड QIP प्रोसीड्स अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है उनका, तो आप देखोगे उस वजह से जो इनका नेट डेट है वो नेगेटिव में चला गया। मतलब बहुत अच्छी बात है, नेट डेट आपका अगर नेगेटिव में जा रहा है, विच मीन्स आपके पास कैश ज़्यादा पड़ा है और आपका डेट कम है, एसेट्स करंट में आपके पास ज़्यादा है और जो आपका लाइबिलिटीज़ है वो कम है। तो देख लिया आपने, ग्रॉस डेट के बाद कैश बैलेंसेस अभी बहुत ज़्यादा है कंपनी पे, तो उस वजह से इनके पास नेट डेट नेगेटिव में चला गया, बहुत ही अच्छी बात है। एक्सेप्टेंसेज भी आप देखोगे, उसको भी अगर ऐड करोगे, एक्सेप्टेंसेज मतलब चाहे तो कस्टमर की साइड से हों चाहे वो सप्लायर की साइड से हों, तो एक्सेप्टेंसेस को अगर आप इंक्लूड करके देखोगे तभी भी आपको टोटल डेट जो है वो भी आपको बिकॉज अगर ये ब्रैकेट्स में लिखा है तो वो कैश होगा, क्योंकि नेगेटिव में डेट है, विच मीन्स आपके पास कैश पड़ा है, सिंपल सी बात है। अगर टोटल डेट आप देखेंगे तो 16 और नेगेटिव में तो मीन्स कैश पड़ा है 1601 करोड़ का कैश पड़ा है। तो लिक्विडिटी वाइज जो प्रोफाइल है कंपनी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का 17% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में, और ओवरऑल भी कंपनी कह रही है कि इस साल भी हमारा पूरा 17% का वॉल्यूम गाइडेंस रहेगा। अब जो वैल्यू गाइडेंस है वो तो इसीलिए हो जाता है ना कि वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है बेस्ड ऑन द कॉपर प्राइसेस, एल्यूमिनियम प्राइसेस, जो भी इनका फ्लक्चुएशन होता है, और करेंसी का फ्लक्चुएशन। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन का डिक्लाइन हुआ था, कंपनी ने कहा था कि एक रीज़न ये भी था कि कॉपर कमोडिटी प्राइसेस में बेसिकली फ्लक्चुएशन हुआ और फॉरेक्स में भी फ्लक्चुएशन हुआ, तो उस हिसाब से हमारा जो मार्जिन्स था वो थोड़ा कम हो गए हैं इस बारी, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा कम हुए हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कह रहा था कि गाइडेंस कंपनी का ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर भी कंपनी का जो FY26 का गाइडेंस है वो भी अभी के हिसाब से ऐसा चेंज होता रहता है, बहुत डायनेमिक चीज़ होती है, अपडेट मैं करता रहूँगा। 17% का वॉल्यूम गाइडेंस है कंपनी का इस साल का, अगले साल का भी 17-18% का ही है, अब देखना पड़ेगा 20% कर पाएगा या नहीं। लेकिन उसके अगले साल का, बिकॉज देयर कैपेसिटीज़ विल कम लाइव, तो उनका क्या होगा कि जो FY27 का इनका जो गाइडेंस रहेगा वो काफ़ी कंपनी कह रही है कि वो अच्छा रहेगा, बिकॉज हमारी कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और तब तक तो
एकदम फुल स्विंग पे होगा ये वायर एंड केबल वाला जो मार्केट है। तो दोनों के रिज़ल्ट एज़ सच मुझे प्रॉब्लमैटिक नहीं लगे हैं, ठीक-ठाक हैं। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे का जो बिलो एक्सपेक्टेशन वगैरह चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वैल्यूएशंस वाइज़ केईआई तो अभी आगे जितना मैंने लास्ट में देखा था 50-60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से केईआई में नहीं है, बट अगर पॉलीकैब 40 के नीचे मुझे मिलेगा, कभी किसी को भी मिलेगा, तो वहाँ से डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है। आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, मुझे नहीं पता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, वो चीप काम मैं नहीं करता हूँ, मुझे करना भी नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।